वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुशामदीद और उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं गजल आवान, आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही है, आपको भी गजल जुम्मा मुबारक हो। मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत और आज जुमे का दिन है। आपने जुमे के दिन में वैसे भी जल्दी उठना होता है तो आपने हमारा प्रोग्राम भी देखना है, क्योंकि इस प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में जब आप जुमे की तैयारी अपनी मुकम्मल कर चुके होते हैं उस वक्त हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपके लिए या फिर इस्लामी उसमें रंग होता है। सो इस्लामी जितने भी हमारे चाहे तलाक के इशूज़ हैं, चाहे माशरती इशूज़ हैं, चाहे सैलाब के इशूज़ हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए आपको सोशल स्टोरीज से आगाज़ करते हैं अपने इस प्रोग्राम का हमेशा की तरह। हम दरिया रावी के हवाले से बात करते हैं, उसके सैलाब के हवाले से बात करते हैं, लेकिन रावी की रावी की तारीख के हवाले से भी बात करनी चाहिए। और आज हमने और हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके इसकी तारीख भी निकाली है कि रावी की असल तारीख क्या है। ख़वातीन वज़ात, रावी जिसे कभी इरावती भी कहा जाता था, हड़प्पा की ज़िंदगी की दौड़ होता था, हर चीज़ यहाँ पे रोशन होती थी। लेकिन जब ये दरिया 16 किलोमीटर दूर हट गया तो वो अजीम शहर मट्टी और खंडरात में बदल गया। मुगल दौर में रावी वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर के साथ साथ बहता था, जिसे आप खिजरी गेट, जो कि आज शेरावाला गेट कहलाता है, पर एक ये जो शेरावाला गेट है इस पर एक गेमा गेमी से बड़ी एक बंदरगाह भी हुआ करती थी। यहाँ से हमालिया के रंग लाहौर के रंगसाजों तक पहुँचते थे। जो यहाँ के रंग हमालिया के रंग थे वो लाहौर में पहुँचते थे, और यहाँ के जो लाहौर के मसाले थे और नमक था वो समंदर पार अरब तक, बल्कि बाज़ जहाज़ एम्स्टरडेम तक जाते थे, जो लाहौर के इस दरिया से गुजरते थे, सिंध में जाते थे, सिंध से होते हुए एम्स्टरडेम तक पहुँचते थे। ये दरिया मुग़ल तिजारत का अहम रास्ता था जो लाहौर को खित्ते और दुनिया के बाजारों से जोड़ता था। मगर जिस दरिया ने लाहौर को जिंदगी बख्शी वही इसके लिए खतरा भी बन गया। नूर जहां लिखती हैं कि जब रावी में सैलाब आता है तो जहांगीर का मकबरा एक तन्हा जजीरे की मानिंद चारों तरफ पानी में गिरा रहता है। शहर को बचाने के लिए औरंगजेब ने पुश्ते तामीर करने का हुक्म दिया। मस्ती गेट से महमूद बोटी तक कुएं खोदे गए, जिन्हें लकड़ी से भरकर उन पर अजीम दीवार नुमा एक बंद बनाया गया। अंग्रेज़ दौर में भी रावी के कैट से अंग्रेज़ भी वाकिफ़ थे और 1877 के नक्शों में उन्होंने इसके बहाव को दरख्ती पुश्तों से मोड़ने की कोशिश की। फिर आया 1947 जब बंटवारा हुआ और रावी एक सरहदी दरिया भी बन गया और इस पर तनाज़ा भी स्टार्ट हो गया। उसके पानी पर दो नई रियासतों के दरमियान झगड़ा भी छिड़ गया। ये तनाज़ा 1960 के सिंध-तास मुआहदे से तय हुआ, जिसके तहत रावी, बयास और सुतलज का कंट्रोल भारत को दे दिया गया। कुछ ही अरसे बाद भारत ने रावी का रुख मोड़ दिया। पाकिस्तान के हिस्से में आने वाला ये दरिया खुश्क नदी नाला बन गया। ताकतवर रावी एक नाले तक सिमट गया जिसे कचरे और गंदे पानी ने निगल लिया। और इसके किनारे की अगर बात की जाए तो वहाँ पे इंक्रोचमेंट्स आपको नजर आएंगी। और आज जो मंजर हम देख रहे हैं वो सैलाब नहीं है, ये रावी का वो गम है, वो ज़मीन वापस लेने के लिए तड़प रहा है जिसे इंसान ने उससे तकरीबन 100-150 साल पहले छीनने की कोशिश की। एग्जैक्टली ये स्टोरी जो आपने शेयर की है ना, मतलब आप ये कहें कि आपने कूजे में बंद कर दिया है समुद्र को। तमाम तर चीज़ें आपने इसके साथ बताई हैं और जिस तरह से स्टार्ट से लेके एंड तक जो आपने बात की ना कि अब ये गम है, जिस तरह से ये हुआ करता था, ये उसका गुस्सा है कि मेरी जगह छोड़िए। हाँ, और अब देखें कि अब क्या कुछ हो गया और इसी वजह से इतने ज्यादा नुकसान भी हो रहे हैं। और हम आए रोज रावी के हवाले से आपको याद भी होगा कि जो हमारे पास डॉक्टर साहब आए थे उन्होंने कहा था कि ये जो सैलाब आते हैं ये आपको अगले 10-15 साल के लिए ज्यादा क्रॉप्स देते हैं, ज्यादा आपकी जमीन को जरखेज करते हैं। क्या हो रहा है, हमारी फसलें तबाह हो रही हैं, क्योंकि आपने जो सैलाब है वो आपकी जमीनों पे नहीं आ रहा बल्कि कॉन्क्रीट जंगल में घरों में आ रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और आपको याद होगा कि हमने एक स्टोरी भी शेयर की थी आपके साथ और आपको मैंने बताया भी थे फैक्ट, जिसमें मैंने कहा था कि जो कपास की है इस वक्त फसल, गंदम की फसल, वो काफ़ी ज़्यादा इस दफ़ा तबाह हुई है। मतलब उनमें 6.5% कमी आई है दीगर सालों के मुकाबले में। खैर आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान ने एक बार फिर शिकार के शौकीन अफराद की तवज्जो हासिल कर ली है, लेकिन इससे अब नुकसानात क्या होंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल है। गिलगित बल्तिस्तान में मारखोर के शिकार का एक परमिट $3,70,000 यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन 10.5 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ है, जो दुनिया भर में किसी भी शिकार के परमिट के लिए अब तक की सबसे बड़ी बोली है। और ये परमिट बुध को गिलगित बल्तिस्तान वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट की जानिब से मुनक्किद सालाना ट्रॉफी हंटिंग नीलामी में दिया गया। और नीलामी के दौरान
118 जानवरों के शिकार के इजाजतनामे पेश किए गए, जिनमें 4 अस्तोर मारखोर और इसके साथ साथ 100 हमालिया आइबैक्स जो कि जंगली बकरी की एक बड़ी नस्ल है और इसके साथ साथ हिमालय के पहाड़ों में पाई जाती है, और 14 ब्लू शिप यानी नीली भेड़ों की नस्ल शामिल है। तो इस हवाले से अब बहुत से जो आउटफिटर्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि शायद ये बैनुल-अक़वामी जो शिकार है उनमें ये कमी भी ला सकता है और मायूसी का इशार भी, क्योंकि मुसलसल इजाफा हो रहा है। बिल्कुल ऐसी, और ये परमिट की जो खबर है जो इस वक्त गजल ने आपको दी है, ये पिछले साल भी हमने आपको दी थी और तकरीबन इतने ही पैसों में हम परमिट को हर साल बाद परमिशन दे देते हैं, परमिट इशू कर देते हैं, लेकिन उनकी अफजाइश के लिए हम क्या करते हैं, हाँ। इस हवाले से भी सवाल होने चाहिए कि क्या वो जो शिकारी आते हैं वो शिकार करते हैं मारखोर का, उसके बाद मारखोर की नस्ल जो कि पूरे पाकिस्तान में कम हो रही है क्योंकि वो हमारा कौमी जानवर भी है, तो उसकी नस्ल को कम करने के लिए उसकी अफजाइश के हवाले से क्या काम किया जा रहा है, इस हवाले से भी साथ साथ पूरा रोड मैप देना चाहिए। ख़वातीन व हज़रात, आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं चांद ग्रहण के हवाले से। पाकिस्तान में 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब चांद ग्रहण का आगाज़ किस वक्त होगा? महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा साल का दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब को होगा, जिसका मुशाहिदा पाकिस्तान के अलावा यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, शमाली और जनूबी अमेरिका में किया जा सकेगा। महकमा मौसमियात ने बताया कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 सितंबर की रात 8:28 पर चांद की रोशनी मदम होने लगेगी और चांद को जुज़वी ग्रहण लगने का आगाज़ होगा, जबकि 9:27 पर होगा और चांद मुकम्मल ग्रहण का आगाज़ 10:31 पर होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण 11:12 पर अपने उरूज पर होगा और मुकम्मल चांद ग्रहण का इख्तिताम 11:53 पर होगा और जुज़वी चांद ग्रहण का इख्तिताम 12:57 पर होगा और रात 1:55 पर चांद ग्रहण मुकम्मल इख्तिताम को पहुंचेगा। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने मजीद बताया कि 21 और 22 सितंबर को रवा साल का दूसरा और आखिरी जुज़वी सूरज ग्रहण होगा और सूरज ग्रहण ऑस्ट्रेलिया के जनूबी हिस्से बैरुल ओकियानूस और अंटार्कटिका में देखा जाएगा, ताहम सूरज ग्रहण का मुशाहिदा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकता। जी हाँ, बिल्कुल, ये आखिर वाली बात जो थी, आपने स्टोरी तो बताई, लेकिन सब लोग सुनना चाह रहे थे कि पाकिस्तान में होगा कि नहीं, लेकिन हम पाकिस्तान में इसको नहीं देख सकेंगे। अच्छा, आज वैसे जुम्मा भी है, तो इस हवाले से मैं आपको ये अच्छा हुआ ये स्टोरी हमने आपके साथ शेयर की, क्योंकि जब भी इस तरह से हम बात करते हैं कि चांद को ग्रहण लग गया है, सूरज को लग गया है, तो उस वक्त हम लोग काफ़ी फैसिनेट हो रहे होते हैं कि जाकर देखना है, लेकिन असल में ये चीज़ इस तरह से नहीं है कि आप इसमें खुशी मनाएं या देखें। इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसमें आप इस्तगफार करें, क्योंकि चांद सूरज अल्लाह ताला की निशानियां हैं और वो इसके जरिए अपने बंदों को बताते हैं कि भाई मतलब आप ये कहें कि मुतनब्बे करते हैं कि क्या कुछ हो रहा है और कितना आपने इस्तगफार करना है, आगे बढ़ना है, नमाज रोज़ा करना है, ज़कात देनी है, सदका खैरात करना है, ना कि ये कि आप खुशियाँ मनाएं, पिक्चर्स लें। खैर, आगे बढ़ते हैं, बीजिंग आपको ले चलते हैं, जहाँ पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उनकी मुलाकात के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो वायरल हो गई है, जिसमें किम जोंग उनके स्टाफ को उनकी छुई गई हर चीज़ को एहतियात से साफ करते वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। इस वक्त विजुअल साथ चल रहे हैं, जब मैं ये स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप देखें। रिपोर्ट के मुताबिक ये मुलाकात 3 सितंबर को दूसरी जंग अजीम में चीन की फतह की 80वीं यानी कि 80th सालगिरह के मौके पर हुई थी और मुलाकात ख़त्म होते ही आप देखें कि किम से जितने भी लोग हाथ मिला रहे थे या फिर एहलकारों ने कुर्सी की पुश्त और बाजुओं को कपड़े से साफ किया, जहाँ जहाँ वो बैठते थे, जहाँ खड़े होते हैं, फिर जहाँ हाथ रखते हैं, फिर पानी का गिलास हो गया, टेबल को वो रगड़ कर साफ करते हैं, फिर गिलास भी फ़ौरन हटा देते हैं जिससे किम जोंग ने पानी पिया होता है या फिर जिसमें खाया होता है। तो रूसी रिपोर्टर अलेक्जेंडर ने ये टेलीग्राम पर वीडियो शेयर की, जो देखते ही देखते अभी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और सार्फिन ने इस पर हैरानी और तजस्सुस का इजहार किया है। सार्फिन ये भी कह रहे हैं कि ये सीन किसी क्राइम ड्रामे की तरह का है, लेकिन असल में आपको याद होगा हसनैन, हमने आज से कुछ दिनों पहले ही एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें वो टॉयलेट भी साथ लेकर चल रहे थे। हाँ, व्लादिमीर पुतिन की उनका फिर फुजला जो है वो ज़ाया कर दिया जाता है, जो कुछ भी, क्योंकि ये होता है इसलिए कि जब भी आप कहीं जाते हैं, किसी मुल्क में जाते हैं, तो वहाँ की जो एजेंसीज होती हैं, ताकि वो आपकी सेहत के हवाले से कोई राज वगैरह बिल्कुल ऐसी है, और ये मेरे ख्याल है कि प्रोटोकॉल्स में भी शामिल है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पूरी दुनिया इसको फॉलो करेगी, ताकि दुनिया को आप अपने राज आपके जो है वो आसानी से अफशा ना हो सकें और आपके सरबराह के हवाले से वो कुछ ज़ाती मालूमात ना रखें। ख़वातीन व हज़रात, आगे बढ़ते हुए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपसे शेयर करते हैं। आलमी शोहरत याफ्ता इतालवी फैशन डिज़ाइनर जॉर्जियो अरमानी 91 बरस की उम्र में अपने घर में ही इंतकाल पा गए। जॉर्जियो अरमानी के फैशन हाउस ने इनके इंतकाल की खबर की तस्दीक की है। 11 जुलाई 1934 को मिलान, इटली के जनूब में वाक़े एक कस्बे में पैदा होने वाले अरमानी डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन तकदीर ने उन्हें फैशन की दुनिया में
ले आई तकदीर और फैशन की दुनिया में इनकलाब बर्पा करने वाले अरमानी, जो मिलान के रेडी टू वेयर फैशन के हवाले से मारूफ थे, उन्होंने जो फैशन मलबूसात हैं इनको एक नई तर्ज दी, नई जैद दी, और वो इस साल जून में होने वाले फैशन शोज़ में भी अपनी नामालूम बीमारी की वजह से शिरकत ना कर सके। जब वो इन दिनों अपने फैशन हाउस के 50 साल मुकम्मल होने पर मिलान फैशन वीक में शिरकत की मनसूबाबंदी ज़रूर कर रहे थे, लेकिन फैशन की दुनिया की इस पुरतायुश सनत में, जिसमें बड़े मतलब ब्रांड्स हैं, जिसमें लुइस विटन है, गुची है, इन ग्रुप्स का गलबा था, लेकिन जॉर्जियो अरमानी इन चंद डिज़ाइनर्स में से एक थे जो अपनी कंपनी के खुद मालिक थे। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मौत के वक्त इनके बिजनेस एम्पायर की जो मजमूई मालियत थी वो $10 अरब से ज़ायद थी, और इनके बिजनेस में मलबूसात और इसके लवाजमात, होम फर्निशिंग, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, फ्लावर्स और चॉकलेट शामिल थी। इसी वजह से इनका शुमार दुनिया के 200 अमीर तरीन अफराद में होता था। अच्छा, ये अमीर तरीन अफराद में शामिल तो थे, बिजनेसमैन भी थे, और मुझे याद है कि इन्होंने बहुत सारे ना जो ब्रांड्स उनको मुतारिफ कराया, जिनमें मेल्स के भी बहुत अच्छे अच्छे और खूबसूरत सूट थे, और खवातीन के हवाले से मुझे याद है कि इन्होंने एक पावर सूट मुतारिफ करवाया था, जिसको काफी ज्यादा पजीराई मिली थी। बिल्कुल ऐसी, और जॉर्ज अरमानी का ये ब्रांड तो चलता रहेगा, लेकिन जॉर्ज अरमानी अब हमारे में नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। और तो हमारे साथ आई थी और उन्होंने हमें जो भी बताया हमने उसको एक्सेप्ट भी किया, लेकिन ख़वातीन आज़ाद ये एक ऑडियो लीक है जो हमारे पास पहुंची है, इस वक्त हमने आपको सुनाई है, और हम ये चाहते हैं कि अब दूसरी तरफ का वर्जन भी पेश हो, और इसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म ओपन है। जैसे सामने ने आके हमें वर्जन दिया था, उसके हसन जायद का कोई भी करीबी अगर आना चाहता है, अपना वर्जन देना चाहता है, वो दे सकता है। क्योंकि देखिए, हमने जब देखा ये वीडियो वायरल हुई सामिया हिजाब की सोशल मीडिया पर, हमने देखा पुलिस ने एक्शन लिया, उनके ये CCTV फुटेज में आया जिस तरह से उनको अगवा किया जा रहा था। सामिया हमारे पास आई, इस प्लेटफॉर्म पर आई, उसकी सोच पे उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा। उसके बाद हम देख रहे हैं तमाम तर जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर वायरल हो रही हैं। इनके जो माजी के करीबी ताल्लुकात थे उनके हवाले से बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, और अब ये ऑडियो लीक भी अपने आप को सुना दिया है। इसमें सामिया पर भी बहुत तनकीद हो रही है कि ये मासूम सामिया है, जिसके या फिर ये ब्लैकमेलर हैं, या फिर इस तरह से यूज़ किया गया, मतलब ये चीज़ें, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो अब इसके पीछे क्या कुछ स्टोरी है, वो हमारा प्लेटफॉर्म आप वाली बात हाजिर है। इस ऑडियो लीक में सामिया खुद ये कहती हुई नजर आ रही है कि पूरी दुनिया को पता है कि मेरा और हसन जायद का रिलेशन क्या है। जो इनके फॉलोअर्स थे, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हों, चाहे वो टिकटॉक पे हों, वो जानते थे कि हसन जायद के साथ ये अपनी बेशतर वीडियोस में देखने को मिली हैं। लेकिन उसके बाद सामिया ने एतराफ भी तो किया था कि मेरा इनके साथ ताल्लुक था, और वो ऑडियो में भी कह रही हैं कि मैं पोस्ट पब्लिकली मेरा इसके साथ ताल्लुक, लेकिन बाद में तो वो कह रही थी कि मैं तो ताल्लुक नहीं था, वो बस थोड़ा सा ताल्लुक था 5-6 महीने का। उसके बाद आके हमने मना कर दिया कि हम रिश्ता नहीं कर सकेंगे। कल भी इनका एक बयान था जो सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हसन सजा के बगैर वापस आ जाते हैं तो मुझे खतरा है। ये तो ना होने वाली बात है ना, सजा अगर आपने जुर्म ही ना किया हो तो फिर मतलब कि हो सकता है कि सजा हो भी जाए, हो सकता है सजा ना भी हो। जब इस केस को आप परखेंगे, देखेंगे, तो उसके बाद ही फैसला होगा कि सजा होने है। दोनों साइड से, क्योंकि एक साइड की स्टोरी तो हमने आपके सामने रखी है, दूसरी साइड की स्टोरी, हसन जब भी आना चाहें आ सकते हैं। सुबह की सोच का प्लेटफॉर्म हाजिर, अपना मौका जेल से निकलेंगे तो आएंगे, उनका कोई रिश्तेदारी आ जाए। हाँ, ये बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है जी एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ।